ये भी चीजें सत्य है। बहुत बार ऐसा होता है कि 21 साल के पहले शादी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। बहुत बार मांगलिक होते हैं तो हम बोलते हैं 27 के बाद शादी कराइए। बहुत लोगों की शादी ना 36-40 तक नहीं होती है। स्टील के डब्बे में नमक, स्टील का डब्बा शनि, नमक आपका है चंद्रमा। अब वो विष योग ऐसे ही बना दिया। अब आप देखेंगे ज्यादातर महिलाएं डिप्रेशन में रहती हैं। कभी ग्लास में रख के देखिए और लकड़ी की चम्मच डाल के देखिए। मतलब अगर सातवां घर है, अगर वो किसी से मार खा रहा है, या फिर उस घर की कुंडली या कैसा पति मिलेगा, ये तो आपको कुंडली में देखने से पहले ही पता चल जाता है। अगर कोई दोष होता है, मैं ये कभी नहीं बोलूंगी कि हम 100% उसको हटा सकते हैं। हम विधाता नहीं है। हमें विधाता ने जो शक्ति दी है वो इंटेंसिटी कम करने के दी है। इसके कुंडली मिलान के जो गणनाएं होती हैं उसका असर का कोई जिंदगी में आपको कुछ दिखता है रिजल्ट कि कुंडली मिला के शादी करने से ज्यादा कामयाब होती हो? देखिए ऐसा है कि जो आपके पास जो कुंडली होती है, कुंडली में पहले से ही सब कुछ रहता है। अगर मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस है तो कुंडली में वो पहले ही दिख जाता है। इसीलिए लोग उपाय, आपने सुना होगा कि जो गांधारी जी थी, जब उनकी शादी धृतराज से हुई तो उससे पहले उनकी शादी एक कुत्ते या बकरे से कराई गई थी। जोहार, नमस्कार। ज्योतिष एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में जिंदगी में सभी को कभी न कभी बात करनी ही पड़ती है, या सबने कभी न कभी इस पर बात की है। इस बात को अपने ज़िंदगी में ज़िक्र में लाने का कारण होता है इंसान की ज़िंदगी में बहुत तरह की समस्याएं हैं, और उन समस्याओं के समाधान को तलाशता हुआ इंसान चाहता है कि कोई एक ऐसी तरकीब हो, कोई समस्या को सुलझाने का कोई ऐसा नायाब तरीका हो, कुछ ऐसा जुगाड़ हो जिससे कि जो समस्याएं बेहद परेशान कर रही उसका समाधान ढूंढें। अब जब इन समस्याओं को सुलझाने की बात आती है तो भारत के जब आध्यात्मिक इतिहास में देखते हैं तो कई तरह की प्राचीन विद्याएं हैं, और उन विद्याओं में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है, जो जिक्र में हमेशा आता है, वो है ज्योतिष विज्ञान। जी हाँ, आज के वैज्ञानिक युग में एक ऐसे विज्ञान की बात जो प्राचीन समय में जब घड़ी नहीं था, जब बहुत सारे आधुनिक यंत्र नहीं थे, तब भी गणनाएं की जाती थी और जो भविष्यवाणियां होती थी वो बेहद सटीक होती थी। इन्हीं ज्योतिष के क्षेत्र में अपना नाम बेहद प्रतिष्ठित बना रही स्नेहा आर्या से आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से आपको जोहार। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने आज कहा कि ज्योतिष ज्योतिष बहुत लोगों को असल में ज्योतिष के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो बहुत लोग इसे बहुत तरीके से, बहुत लोग डरते हैं। जब मेरे पास कोई आते हैं तो बोलते हैं नहीं, हमें दिखाने से बहुत डर लगता है। पर वो जब दिखाते हैं और जब उनको कुछ फल की प्राप्ति होती है तो बहुत खुश होते हैं और बहुत सारे आशीर्वाद देके जाते हैं। तो ये सबसे अच्छा फील्ड है कि मैं किसी के लिए कुछ कर पाती हूँ। इसलिए मुझे इस फील्ड में आने के बाद बहुत खुशी हुई, क्योंकि आप किसी के चेहरे पे अगर खुशी लेके आते हैं तो ये सबसे बड़ी बात है आज के ज़माने में। बहुत ही प्राचीन विद्या है ज्योतिष, और इस प्राचीन विद्या को आज के वैज्ञानिक युग में जब हर किसी सवाल का जवाब लोग यूट्यूब में खोज रहे हैं, गूगल में खोज रहे हैं, एआई के बहुत सारे चैटबॉट्स आ गए हैं, चैट जीपीटी से जेमिनाई से लेकर के परप्लेक्सिटी तक, उसमें ज्योतिष आम इंसान के जिंदगी में कितना प्रासंगिक रह गया? देखिए ऐसा है कि ज्योतिष जो आप कह रहे हैं कि ये साइंटिफिक है, साइंटिफिक के साथ साथ मतलब मैथमेटिक्स भी है। इसमें इतने सारे कैलकुलेशन होते हैं। अब जैसे देखिए ना, हम काफी मिलान करते हैं, शादी के लिए हम कुंडली मिलान करते हैं। जब हम 12 घर होते हैं ज्योतिष में, जब 12 घर को देखते हैं तो हमें, जब हमारे सामने कोई आता है हमसे पूछता है तो हमें बहुत सारे कैलकुलेशंस करने होते हैं। और जो आप बात कर रहे हैं कि साइंटिफिक युग, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ज्योतिष एक साइंस है, एक विज्ञान है, जिसको कि आपने यंत्र के बारे में सुना होगा। आज की डेट में आप देखते हैं एरोप्लेन बन रहे हैं, रेलवे रेल्स बन रहे हैं। ये क्या है? एक तरह के यंत्र है, मशीनरी है। हमारे ज्योतिष में भी हम यंत्र बना के किसी की जिंदगी को सुकून दे सकते हैं। आपने लक्ष्मी यंत्र के बारे में सुना होगा, संतान प्राप्ति यंत्र के बारे में सुना होगा। काफी बहुत बहुत सारे यंत्र होते हैं, और यंत्र सिर्फ एक स्पेशल मुहूर्त में बनते हैं। और खास करके ऐसे लोग जो अगर मंगल शनि वाले हों, जैसे मेरी कुंडली में मंगल शनि है, तो अगर ऐसे लोग यंत्र बनाएं तो ये यंत्र और प्रभावी हो जाता है। तो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, भगवान इनको चुनते हैं कि आप इसी कार्य के लिए हो।
ठीक है। तो विज्ञान का जो आप विज्ञान बोल रहे हैं, विज्ञान ऐसी बहुत सारी बात है, जैसे आपने भी बहुत सारे रील्स में भी देखा होगा कि हनुमान जी को पहले से ही पता था कि मतलब धरती और सूर्य की दूरी कितनी है। वैज्ञानिक तो बाद में आए। वैज्ञानिक जो चीजें आप बता रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आपने सुना होगा कि पानी में बहुत सारा एनर्जी होता है। हम पानी में अगर कोई एनर्जी देते हैं और उसके बाद उसको पीते हैं, आप जो देखते हैं जब हम कलश में जब पंडित जी पूजा करते हैं तो आप देखते होंगे उसमें सभी नदियों को हम आवाहन करते हैं। आवाहन करके हम उसको बोलते हैं कि आप पूरे घर घर में छीटिए। जब आप कोई पूजा खत्म हो जाती है तो बोलते हैं पूरे घर में छीटिए। वो क्या है, वो एक एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। ठीक है। तो ज्योतिष ऐसा चीज है जो कि साइंस से कहीं ज्यादा बड़े है और कहीं ज्यादा परे है। आपने आप देखते होंगे बहुत लोग बताते हैं कि इस साल ऐसा होगा, इस साल वैसा होगा। 2025 के बारे में देखिए, विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ठीक है। ये बहुत पहले हमारे मतलब किताबों में, वेदों में लिखा हुआ था। इसका वर्णन बहुत पहले ज्योतिषों ने किया हुआ था। तो ये ऐसे तो नहीं किया होगा कि 2025 में इस समय में इस महीने में ये हो जाएगा। लेकिन ये करने के पीछे कारण क्या होता है? बहुत सारी चीजों के कैलकुलेशंस होते हैं, संपत्ति की होती हैं, गोचर के होते हैं। उसमें देखने के बाद लोग बताते हैं कि इस समय ये घटना घटेगी। तो उसमें इंसान अपने आप को सेफ रख सकता है। तो मैं तो बोलूंगी ज्योतिष एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मैं इसमें हूँ इसलिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं इस चीजों को समझती हूँ इसलिए कह रही हूँ कि ये एक बहुत बड़ा साइंस है। और इसकी ऐसी है कि आप पूरी उम्र भी पढ़ेंगे तो ये साइंस कभी खत्म नहीं होती। वाह, पूरी उम्र पढ़ेंगे तो भी ये विज्ञान खत्म नहीं होगा। निस्संदेह ज्योतिष पर बातें करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन संक्षेप में आज कुछ ऐसे सवालों को लेंगे जो आम जनमानस के मन में घूमते रहते हैं। ज्योतिष का सबसे पहला अगर किसी इंसान की जिंदगी में वास्ता पड़ता है तो वो होता है जब उसका जिंदगी में एक नए रिश्ते से सामना होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शादी की। शादी के समय कुंडली मिलान करते हैं बहुत सारे लोग। तो ये कुंडली मिलान आज के समय में कितना ज्यादा प्रासंगिक दिखता है, और क्या इसके कुंडली मिलान के जो गणनाएं होती हैं उसका असर का कोई जिंदगी में आपको कुछ दिखता है रिजल्ट कि कुंडली मिला के शादी करने से ज्यादा कामयाब होती हो? देखिए ऐसा है कि जो आपके पास जो कुंडली होती है, कुंडली में पहले से ही सब कुछ रहता है। अगर मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस है तो कुंडली में वो पहले ही दिख जाता है। इसीलिए लोग उपाय, आपने सुना होगा कि जो गांधारी जी थी, जब उनकी शादी धृतराष्ट्र से हुई तो उससे पहले उनकी शादी एक कुत्ते या बकरे से कराई गई थी, क्योंकि वो मांगलिक थी। ठीक है। हालांकि अभी ये दोष जब मैं कृष्णमूर्ति पद्धति में अब जाऊंगी तो ये दोष को वो नहीं मानते। बहुत देखिए, ज्योतिष में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो कि एक चीजों को मानता है और दूसरी चीजों में उसका रेमेडी रहता है। ठीक है। तो ये भी चीजें सत्य है। बहुत बार ऐसा होता है कि 21 साल के पहले शादी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तबियत खराब हो जाती है। बहुत बार मांगलिक होते हैं तो हम बोलते हैं 27 के बाद शादी कराइए। बहुत लोगों की शादी ना 36-40 तक नहीं होती है। और उनके घर में ना पक्का किसी ना किसी का ऐसा किसी का डेथ हुआ हो रहता है या शादी खराब हुई रहती है। तो हम लोग ये सवाल जरूर पूछते हैं। इससे हमें पता चलता है राहु मंगल कहीं ना कहीं दोष दे रहा होता है। ऐसे भी कुंडली में अगर मतलब अगर 7वां घर है, अगर वो किसी से मार खा रहा है, या फिर उस घर की कुंडली या कैसा पति मिलेगा, ये तो आपको कुंडली में देखने से पहले ही पता चल जाता है। अगर कोई दोष होता है, मैं ये कभी नहीं बोलूंगी कि हम 100% उसको हटा सकते हैं। हम विधाता नहीं है। हमें विधाता ने जो शक्ति दी है वो इंटेंसिटी कम करने के दी है। तो झगड़े हो सकते हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोई कहता है तो बहुत बड़ा झूठ कहता है, मैं सच बता रही हूँ। हम उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, जीवन में सुख की प्राप्ति थोड़ा ज्यादा करवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके जिंदगी से वो चीज हटा सकते हैं। मैं पहले ही अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, पूरी तरीके से नहीं हटेगा लेकिन आपको आराम आ जाएगा। तो ऐसी चीजें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। और हम लोग बहुत सारे उपाय भी देते हैं कि शादी बहुत अच्छी रहे। अगर हर साल कोई उपाय करता रहता है तो जिंदगी अच्छी चलती है, और अगर नहीं करता है तो हमें समझ में आता है, तभी वो हमारे पास आता है। बिल्कुल, और ये बात बेहद दिलचस्प होगी। कुछ दर्शकों को लग रही होगी कि भाई शादी से पहले किसी कुत्ते से शादी, कभी किसी पेड़ से शादी। तो इस तरह की शादियां पहले हुआ करती थी, आज के ज़माने में बहुत कम सुनने में आती है, मगर अभी भी होती हैं इस आधुनिक युग में। तो इसके पीछे जो मूलभूत कारण दिखते हैं वो होते हैं ग्रह। कुछ ग्रह हैं जिसका कि प्रभाव कुछ इतना नकारात्मक है कि उसको टालने के लिए, जैसे हमने देखा कि अमिताभ बच्चन ने भी जब अपने बेटे अभिषेक की शादी ऐश्वर्या से की
तो भी मांगलिक थी। काफी सारे मंदिरों में वो घूमे और बाद में ये खबर आती है कि वो मांगलिक थी, तो उसका दोष उतारने के लिए तो इतने आधुनिक और प्रभावशाली इंसान का भी इस तरह से काम करना। तो संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि जो ग्रह कहलाते हैं, अब हम लोग ग्रह मतलब ये जो सूर्य और बुध और जो अंतरिक्ष में तैरते हुए ग्रह हैं इसे मानते हैं, तो ये कौन से ग्रह हैं? अमिताभ बच्चन जब अपने बेटे अभिषेक बच्चन की शादी कर रहे थे तो हमने देखा कि वो भी कई मंदिरों में लेके घूमते पाए जाते हैं और बाद में यह जिक्र खबरों में आता है कि ऐश्वर्या मांगलिक थी और उसका दोष उतारने के लिए। तो आज के ये आधुनिक समय के इतने आधुनिक लोग भी इस प्रकार के कई सारे मान्यताओं को मानते हैं, कई सारी ऐसी विधियों को, रिचुअल्स को करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो उपग्रह में पृथ्वी, मंगल और जो अन्य ग्रह हैं जुपिटर और वीनस, तो ये कौन से ग्रह हैं? जरा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये कौन से ग्रह हैं जिनका जिंदगी में इतना भयानक प्रभाव कभी कभी आ जाता है कि उसे टालने के लिए ऐसे अजीबोगरीब नुस्खे आजमाए जाते हैं। सबसे पहली बात है, आपने जो कहा अमिताभ बच्चन, मोस्टली जितने सेलिब्रिटी हैं, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सारे रिचुअल्स करते हैं, बताते नहीं है। जितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन हर कोई कोई ना कोई चीज करता ही करता है, क्योंकि बिना किए उत्थान, इतना बड़ा उत्थान किसी का नहीं होता। उत्थान तभी हो सकता है जब आप उस मार्ग पे चल रहे हो। जैसे आपने ऐश्वर्या राय जी का आपने एग्जाम्पल लिया, तो ऐश्वर्या राय जी वो डबल मांगलिक थी। ऐसे में इंसान जैसे बनारस में पूजा हुई, हम ये भी बोलते हैं कि उज्जैन में जो मंगल ग्रह के जो मंदिर हैं, वहां पे भी जाके पूजा कराने से मंगल शांति हो जाती है। काल सर्प का दोष होता है, हालांकि काल सर्प का दोष बहुत ज्यादा खराब नहीं है, पर ये थोड़ा इफेक्ट देता है। अगर इसके बहुत सिंपल उपाय है, अगर आपको कोई डराता है तो डरने की जरूरत नहीं है। आप महाकाल मंदिर जाइए, आप काशी विश्वनाथ जाइए, और वहां जाके भोलेनाथ के सामने जो सांप की तरह, हमें मतलब सांप की तरह अपना हाथ को करके और पूरी तरीके से दंडवत लेट जाइए और रोल करके अपनी इच्छाओं को मांगे, तो राहु केतु आपके बैलेंस हो जाते हैं। आपने कहा बहुत सारे ग्रह, देखिए बहुत सारे ग्रह ऐसे होते हैं, इसमें किसी एक चीज को मैं नहीं बता सकती, इसलिए नहीं बता सकती कि हर कुंडली अलग होती है और हर कुंडली में ग्रह अलग अलग जगह बैठा रहता है, अलग अलग राशियों में बैठा रहता है। किसको क्या पीड़ा देगा, कभी कभी संतान से भी पीड़ा होती है, कभी किसी को संतान नहीं होती है, कभी आप देखेंगे शादी बहुत अच्छी रहती है, बाद में खराब हो जाती है। आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप देखेंगे कि बहुत लोगों का है। तो कुछ कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो इंसान को जीवन में तकलीफ देते हैं। उसमें से राहु अगर किसी का खराब है तो फिर तो वो मतलब किसी के लिए बहुत ही अत्यंत ही दुखदायक हो जाता है। वही राहु अगर अच्छी दृष्टि दे रहा है तो शादी बड़ी अच्छी रहती है। पार्टनर ऐसा मिलेगा कि वो फोटो क्लिक करेगा, कहीं इसको घुमाने लेके जाएगा, अच्छे पार्टनर मिलते हैं, ऐसा नहीं है। तो हर ग्रह अच्छे भी देते हैं और बुरे भी प्रभाव देते हैं, लेकिन ये विश्लेषण के बाद ही पता चल पाता है कि प्रभाव कौन से ग्रह कैसे दे रहे हैं। हालांकि अगर बृहस्पति का दोष होता है तो भी शादी में देरी होती है। तो हम बहुत बार उपाय देते हैं कि कृष्ण भगवान का या ऐसा कुछ उपाय देते हैं जिससे उनके जीवन में, और ऐसा नहीं है कि ये उपाय अगर कोई सोचता है कि आज कर लिया और कल उनको फल की प्राप्ति होगी, बहुत बार 3 महीने से 1.5 साल का समय लेते हैं। इस बीच में उनसे हम इतने कार्य करवाते हैं। और दूसरी बात, एक कॉर्ड कटिंग का भी हम करवाते हैं। कॉर्ड कटिंग क्योंकि आपके पास्ट लाइफ में आपने क्या किया ये आपको नहीं पता, लेकिन आपकी कुंडली बताती है कि आपने क्या किया है। अगर जीवन में कोई परेशानी आ रहा है तो वो पिछले जन्म का कहीं ना कहीं दोष है, तो हम उसको भी कटवाते हैं ताकि आप अपने कर्म को काट के उस कर्म की शांति करके, ताकि अब जो आप उपाय करें वो आपको लग जाए। बहुत बार मंगल ग्रह के प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसमें झगड़ा बहुत होता है। बहुत बार आप सुनते होंगे डोमेस्टिक वायलेंस। मंगल अगर बहुत खराब रहेगा ना तो पति पत्नी में ना मतलब बहुत ज्यादा मारपीट, मतलब कुटाई भी हो जाती है। तो हर चीज के ना अलग अलग रेमेडीज, हर चीज के अलग अलग उपाय होते हैं, जैसे आपने बोला। लेकिन उपाय विश्वास मानिए हर एक इंसान करता है। जो भी इंसान ऊंची जगह पे है, उच्चतम जगह पे है, वो हर एक इंसान करता है। बिल्कुल, विश्वास तो है और इसी विश्वास को आधार बना करके कई सारे लोग ज्योतिषी के पास में जाते हैं समस्याओं के समाधान के लिए। अब एक महत्वपूर्ण बात आ जाता है कि विश्वास, ये विश्वास जब एक सीमा रेखा को पार कर जाता है तो ये अंधविश्वास कहलाने लगता है। और आज का जो आधुनिक विज्ञान है वो लोकप्रिय इसी कारण है कि उसने इस अंधविश्वास को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की या अंधविश्वास के विरोध में बात की।
अब ज्योतिष एक प्राचीन विद्या और कई सारी प्राचीन विद्याएं ऐसी भी हैं जिसे आधुनिक युग में जो आज के वैज्ञानिक है वो खारिज करते हैं। तो अंधविश्वास और ज्योतिष में इंसान फर्क कैसे करे कि क्या सही है क्या गलत है, इस पर कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, अंधविश्वास जो है, अब आप देखते होंगे बहुत बार लोग जाते हैं कहीं और कोई केमिकल पाउडर दे देता है तो लाल रंग की चीजें निकलना शुरू हो जाती है, तो ये अंधविश्वास है। देखिए, कर्मों के ऊपर सारी चीजें बेस्ड हैं। कर्म सबसे प्रधान है। अगर आप अपने कर्म अच्छे से कर रहे हैं, अगर आप कार्मिक तौर पे बहुत अच्छे हैं और आपने अपनी कार्मिक क्लिनजिंग करी है, ठीक है, या आप उसके लिए तैयार हैं, तो कर्मा आपके जो भी आपको तकलीफ देने वाले रहते हैं ना, भगवान उसको भी काट देते हैं। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो पिछले जीवन के रहते हैं और इस जीवन में भी आप जो लेके आते हैं, जो ग्रह आपको दुख देने के लिए आते हैं, जब आप उनका भी उपाय या किसी भी चीज से, आप किसी गुरु से जुड़ते हो, आप देखते होंगे कि जितने लोग किसी गुरु से जुड़ते हैं उनके जीवन में शांति बहुत आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो ऐसे किसी महापुरुष से मिल रहे हैं। मैं मतलब ऐसे लोगों की बात नहीं कर रही जो जेल जा रहे हैं या फिर ऐसे, मैं जो सच में जो बहुत अच्छे सात्विक लोग हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। देखिए, गुरु तत्व से जुड़ने के बाद आपकी बहुत सारी उलझने ना ऐसे ही समाप्त हो जाती है। तो हमेशा किसी गुरु से जरूर जुड़ना चाहिए, मैं ये जरूर बोलूंगी। जहां तक अंधविश्वास की बात है, तो अंधविश्वास आपको या तो पैसे लेने के लिए कोई बहुत कुछ करता है, या फिर आपके पास आपको उल्लू बनाने के लिए करता है। अब बात यह है कि आप जा किसके पास रहे हैं, है ना। आप एक देखिए, ज्योतिष हमारे फील्ड में भी कुछ लोग बहुत अच्छे हैं और कुछ लोग आपको बहुत नकारात्मक मिलेंगे, जिनके पास जाने के बाद भी वो कुछ बोलेंगे नहीं और कुछ बताते नहीं है। हालांकि ज्योतिष हर चीज समझाती है। जब आप ज्योतिष पढ़ते हैं तो एक एक चीज पता रहता है कि ये घटना होगी, उसके उपाय जरूर कराने चाहिए। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, अंगूठी बेचते हैं, है ना, कर्म नहीं करवाते। वो बोलते हैं आप अंगूठी पहन लीजिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं खुद रुद्राक्ष पहनती हूँ, रुद्राक्ष को बहुत मानती हूँ क्योंकि वो शिव के आंसू है और शिव की कृपा है। मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए, मैं मानती हूँ उस चीज को। रुद्राक्ष थोड़े महंगे भी मिलते हैं, लेकिन इसमें भी असली और नकली का बहुत बड़ा खेल है। मार्केट में आपको नकली ही मिलेंगे, तो असली की पहचान करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये एक ऊर्जा है, ऊर्जा आपको जरूर काम करेगी, लेकिन सबसे पहली चीजें काम करती हैं आपके कर्म, और आपको जो उपाय दिए गए हैं आपने कितने मन से किए हैं। अगर आप किसी की आत्मा को दुखी नहीं करते हैं, तो अगर जीवन में कुछ खराब भी है ना, तो भी उसकी ब्लेसिंग से आपको वो चीज की प्राप्ति हो जाएगी। तो सबसे पहले हम कर्म पे ध्यान दिलाते हैं, हम अपनी रेमेडीज, हम उपाय करवाते हैं। अंगूठी जरूरत है तो जरूर देते हैं, अगर नहीं बन रहा है काम तो फिर हम अंगूठी देते हैं या फिर कुछ दे। लेकिन सबसे पहले आपके कर्म है, आप जब तक अपने कर्म नहीं करेंगे आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। अंगूठी पहनने के बाद भी आपकी चीजें डिलेज होंगी, सब कुछ होगा। क्यों? क्योंकि आपको जो कर्म करने थे, ज्योतिष जो आपकी कुंडली कह रही है, आपने वो कर्म नहीं किया। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, कभी कभी कुंडली में ऐसा रहता है, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि चंद्रमा है। चंद्रमा और शनि का एक योग होता है विष योग। जब भी ये होता है ये डिप्रेशन बहुत भयंकर तरीके का देता है। अब ऐसे लोगों के घर में आप देखेंगे ना कि ये ना क्या करेंगे, और अगर ऐसा नहीं और जो रखते भी हैं, जैसे स्टील के डब्बे में नमक, स्टील का डब्बा शनि, नमक आपका है चंद्रमा, अब वो विष योग ऐसे ही बना दिया। अब आप देखेंगे ज्यादातर महिलाएं डिप्रेशन में रहती हैं। कभी ग्लास में रख के देखिए और लकड़ी की चम्मच डाल के देखिए, 3 महीने के बाद आपको अपने डिप्रेशन में कमता नजर आएगा, बिल्कुल कम होगा। क्यों? क्योंकि आपने वैसे योग बना दिए, कुंडली में हो या ना हो। लेकिन बहुत सारे योग हम खुद, तो हमारे कर्म भी बहुत बार मायने रखते हैं। जब आप किसी के पास जाते हैं तकलीफ में, ऐसा नहीं पूरी हमारे पास, किसी के पास भी जाएंगे, जब आप तकलीफ बताएंगे तो आपकी सारी चीजें वो समझ जाता है। लेकिन डिपेंड करता है कि वो नॉलेजेबल कितना है और कितनी हद तक वो चीजों को पकड़ पाते हैं। बिल्कुल, नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो समस्याओं का समाधान बता रहा उसका अपना कंसेप्ट कितना क्लियर है, ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। बातों ही बातों में एक समस्या का समाधान भी बता दिया कि अगर नमक को किसी ग्लास के बर्तन में, शीशे के बर्तन में रखते हैं और लकड़ी का चम्मच रखते हैं तो ये महिलाओं को डिप्रेशन में जाने से बचाता है। आपने कुछ टर्मिनोलॉजी का भी प्रयोग किया, उसके बारे में संक्षेप में जानना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि कुछ ज्योतिषी हैं जो कि कर्मा क्लींजिंग कराते हैं, तो ये कर्मा क्लींजिंग क्या हुआ, इसके बारे में जरा संक्षेप में। कर्मा क्लींजिंग ये होता है ना कि जब हम ज्योतिष में उपाय देते हैं, जब हमारे पास कोई परेशान व्यक्ति आता है तो हम उसको उपाय देते हैं।
उपाय देने के साथ, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी कर्मा क्लिनजिंग का, जो कि बहुत लोग, आपके बहुत सारे दर्शक और व्यूवर जानते होंगे कि आटा और चीनी को मिला के चींटियों को जरूर खिलाना चाहिए। अब लोग बोलेंगे चींटियों को खिलाने से क्या होगा, लेकिन चींटियों को खिलाने से आपके पूर्व जन्म के जो पाप हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। 30 to 50% ये कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि चींटी एक बहुत छोटा जीव है, और आप किसी को मीठा खिला रहे हैं तो आपकी जिंदगी में मिठास आएगी, क्योंकि आप किसी को मीठा खिला रहे हैं। यहाँ क्या हुआ? कर्म। आप किसी को खाना दे रहे हैं, आप सुबह सुबह जाओ, आप मॉर्निंग वॉक पे जाओ, आप कहीं भी जाओ और वहां पे जाके आप छींट दो। लगातार अगर आप ये 45 दिन कर लेते हैं तो आप देखेंगे जीवन में आपके बदलाव आएगा ही आएगा। आपके डिप्रेशन में कमी, आपके काम में बढ़ोतरी, ये चीजें होती ही होती है। क्यों? ये विष्णु भगवान का बहुत बड़ा उपाय है। विष्णु भगवान क्या कहते हैं कि किसी भी चीज को मत मारो। आप जैनियों को देखेंगे ना, जैनियों के बहुत नियम है। क्यों वो इतने हैं? जैनियों मारवाड़ी के पास इतने पैसे क्यों होते हैं? क्योंकि वो बहुत सारे नियम मानते हैं। वो अपनी बेटियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अपने घर में औरत और महिलाओं का बहुत बड़ा रिस्पेक्ट होता है उनके घर में। आप कभी नहीं देखेंगे कि वो किसी से बहुत बुरे से बात करेंगे। तो उन लोगों को नियम बहुत मानते हैं, इसीलिए आज की डेट में वो लोग खुशहाल भी रहते हैं और पैसे से भी माला माल रहते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो कर्मा क्लिनजिंग करवाती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने कि मारवाड़ियों और जैनियों के पास आज देखेंगे, अगर हमारे भारतीय समाज में तो सबसे ज़्यादा धनवान यही दोनों हैं। और इनके धनवान होने के पीछे का कारण आर्या स्नेहा बता रही हैं कि अपनी बेटियों का बहुत सम्मान करते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से भी महिलाओं के सम्मान, विशेष करके अपने देश की बेटियों के सम्मान की बात उठाते रहते हैं। अब आएंगे मुख्य विषय पर वापस। आज के समय में जब हम लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जो वीडियोस आते हैं उसे स्क्रॉल करते हैं तो कई सारे ऑनलाइन ज्योतिष की सेवाएं बताने वाले कई सारे विज्ञापन आते हैं, कई सारे वेबसाइट्स हैं, ऐप्स भी आ गए हैं। तो ज्योतिष एक तरफ एक काफ़ी गंभीर और गूढ़ विषय रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा, और दूसरी तरफ ये ऑनलाइन में फटाक से समस्या का समाधान पाने वाला युग। क्या लगता है ये ऑनलाइन और ज्योतिष, क्या ये दोनों एक परफेक्ट फिट बन पा रहे हैं? क्या इससे ज्योतिष की जो गंभीरता है वो प्रभावित हो जाएगी? देखिए, अब आप ये पूछेंगे ना, मैं खुद ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, मैं खुद एक टीचर हूँ। और लोग मुझे, मेरी जब क्लास होती है, शायद मेरे कुछ स्टूडेंट इसमें रिव्यू भी लिखेंगे अगर आप डालेंगे तो ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर कि टीचर कितना ज्ञानी है। क्या है, क्या आपके सारे सवाल का जवाब वो दे पा रहा है, या फिर आपको सिर्फ, देखिए आजकल मार्केट में बहुत तरह की चीजें चल रही है, इतने पैसे में इतना नॉलेज, है ना? तो पूर्ण नॉलेज भी नहीं होता है। बहुत बार, बहुत जगह आपको पूर्ण नॉलेज भी मिलता है। अब ये डिपेंड करता है कि टीचर और इंस्टीट्यूट कैसा है। ठीक है, उनके मतलब उनके कर्मा कैसे, वो क्या सोचते हैं। उन एक चीज बताइए, ऑनलाइन में मानती हूँ पहले जमाने में लोग हाथ से कुंडली बनाते थे, आजकल बहुत सारी चीजें कैलकुलेशन है, आपका एक सॉफ्टवेयर कर देता है। लेकिन एआई भी तो लोग ही बना रहे हैं ना, आपके और मेरे जैसे कोई ऐसे लोग ही होंगे जो बना रहे होंगे। तो एक चीज बताइए, ऐसा कोई ये चीज है कि सारी चीजें वो उसमें डाल सकता है, या सारी रेमेडीज डाल सकता है, या सब कुछ बता सकता है? हाँ, कुछ हद तक कुछ लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व भी होंगे, मैं ये नहीं कह रही कि सॉल्व नहीं होंगे, मैं किसी चीज से मतलब ना नहीं कर रही। लेकिन एआई में जितनी चीजें डाली जाएंगी, जितना सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, जितना ज्ञान उसको दिया जाएगा, वो उतना ही पकड़ेगा। तो एक ज्योतिष और एआई में ये थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि ज्योतिष अगर उसने पढ़ाई की है तो उसने सब कुछ जाना है, लेकिन एआई को जितना दिया गया है, और एआई बनाने वाले तो सॉफ्टवेयर के लोग होते हैं, अब वो जितना डालेंगे वही होगा। जहां तक बात रेमेडीज की है, तो रेमेडीज आपको हर जगह नहीं मिलेगी। और आजकल तो रील में बहुत सारे ऐसी रेमेडीज है कि जब लोग करके आते हैं बोलते हैं मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि हर रेमेडी हर किसी को सूट भी नहीं करती है। सबकी कुंडली विशेष होती है, और हर किसी के लिए विशेष कुंडली, मतलब हर विशेष रेमेडी बनती है, उसके लिए डिजाइन करनी पड़ती है। तो डिजाइन कर पाना 100% एआई के बस में नहीं है, मैं ये बोलूंगी। हाँ, एआई आपको बहुत तक बता देगा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, आपके साथ ये चल रहा होगा, लेकिन रेमेडीज का क्या करेंगे? रेमेडीज तो किसी जानकार से ही लेंगे। वो तो एआई को बहुत हद तक पता नहीं होगा, क्योंकि हर रेमेडी उसको पता हो ये जरूरी नहीं, और वो रेमेडी आपको सूट करे ये भी जरूरी नहीं। तो एआई अच्छा है, इट्स गुड, मैं ये नहीं बोल रही कि अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको किसी ने बनाया है, और इसमें पूरी चीजें तो नहीं डालेंगे ना, कोई भी अपनी कमाई क्यों छोड़ेगा? अगर ज्योतिष में देखिए, मैं बहुत साफ साफ बात करती हूँ, इसमें अगर आप बोल रहे थे, आप जैसे ऐप की बात करेंगे, तो ऐप में भी आखिर लोग कमा ही रहे हैं ना, जो भी है, एस्ट्रोटॉक है, एस्ट्रोसेज है, बहुत सारे ऐप्स हैं।
तो इसमें भी लोग काम कर रहे हैं, लोग कमा रहे हैं। लेकिन आज हमारे एआई का सॉफ्टवेयर हम भी अपने स्टूडेंट्स को, मैं एक टीचर हूँ, मैं खुद पढ़ाती हूँ बच्चों को, ज्योतिष पढ़ाती हूँ। तो मैं जब किसी को मतलब पढ़ाती हूँ तो उसमें हम एआई भी देते हैं। एआई क्यों देते हैं? क्योंकि उसमें सारे प्रॉब्लम्स वो देख सके। तो अब ये कैसा एआई है? ये किसी इंस्टीट्यूट से किसी को मिला है कि उसमें वो सब कुछ देख सकता है, या सिंपल एआई जो आप कंप्यूटर में, आप अपने मोबाइल में यूज कर रहे हैं? अब मोबाइल में जो यूज कर रहे हैं उसको सारी चीजें तो नहीं पता होंगी ऑब्वियसली, लेकिन हम जो पढ़ने में एआई का यूज कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, उसमें सारी नॉलेजेस है, उसमें रेमेडीज है। तो एआई एक हद तक बहुत अच्छा है, और एक बार देखिए तो आपको अधूरा नॉलेज भी दे रहा है। तो इसके लिए आप क्या कह सकते हैं? बिल्कुल, जो भी जानकारी एआई में है वो उसमें जो फीड की गई है, जितनी भी जानकारियां डाली गई हैं उसी को वो प्रोसेस करके सवालों के जवाब को देने का प्रयास करता है। निसंदेह एआई की एक लिमिटेशन है और ज्योतिष एक काफी बड़ा विज्ञान है। अब हम आते हैं कि आज का आधुनिक समय, ये साइंस और टेक्नोलॉजी की बातें हैं। आप भी एक युवा हैं और जो आज की युवा पीढ़ी है उसको आप देख रहे हैं कि वो हर समस्या का समाधान टेक्नोलॉजी से ढूंढने का प्रयास करता है। तो अभी के इस आधुनिक शिक्षित समय में जो आधुनिक शिक्षा पा रहे लोग हैं वो, और उनकी जो साइकोलॉजी होती है उसमें ज्योतिष कहाँ फिट बैठ पाता है? क्या कोई तालमेल का अभाव आपको दिखता है, या कहीं पे ज्योतिष एक ब्रिज का काम कर सकता है कि आज की जो युवा शिक्षित जो वर्ग है, जो युवा हैं, उनको अपने जो मनोवैज्ञानिक जो उनके सवाल हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान पाने में ज्योतिष एक ज्यादा कारगर एक टूल या एक माध्यम बन सकता है? देखिए, जैसे मनोवैज्ञानिक जो हैं, मनोवैज्ञानिक भी 8वें घर से और 5वें घर से काम करते हैं, क्योंकि वो हीलिंग का काम है। और 8वें घर से लोग देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि 8वें घर से हम कितने लोगों को देखते हैं, लॉयर्स को देखते हैं, डॉक्टर्स को देखते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स को देखते हैं, एआई वाले को देखते हैं। वैसे ही आप जो बोल रहे हैं कि साइकोलॉजी, तो देखिए साइकोलॉजी एक्चुअली क्या होता है। साइकोलॉजी एस्ट्रोलॉजर का बहुत डिपेंड करता है कि उसकी साइकोलॉजी कैसी है। ठीक है, मैंने जैसे आपको पहले बताया, बहुत लोगों की तो ऐसी होती है कि आप ये क्रिस्टल पहन लो, ये रख लो, ये रख लो, इससे आपको अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसकी जो उसकी सच में तकलीफ है, अब अंगूठी पहनने के 3 साल के बाद किसी को आराम आ रहा है, ठीक है, आप उस उपाय को करवा के किसी को 6 महीने में आराम दे दीजिए, तो वो ज्यादा अच्छा है। अंगूठी खराब नहीं होती, मैं ये कभी नहीं बोलती, लेकिन आधा से अधिक अंगूठी, सच बोलिए तो फेक होती है। इस बात के लिए कहीं कल के डेट में मैं पिटी भी जा सकती हूँ कि भाई मैं किसी का बिजनेस खराब कर रही हूँ। लेकिन आधे लोग के पास ना ये खराबी होती है, ये बहुत सही नहीं होती है। और जो उपाय आप करते हैं उसमें आपके हाथ, उसमें आपके मतलब मनोदशा, उसमें आपके अंदर की चीजें, सारी चीजें आप जानते हो कि ये आप क्यों कर रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो किसी से, तो वो चीजें आप अपने मन से कर रहे हो। तो जब आप वो चीजें करते हो तो वो ज्यादा कारगर होती है। अंगूठी तो आपके तीसरे तौर पे आती है। जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत धूप है, आपके पास एसी वाली गाड़ी है, तो आपको बहुत धूप नहीं लगेगी, तो आप उपाय कर लीजिए अपने हाथ से। अगर आपके पास आप अंगूठी पहनना चाहते हैं तो आपको फिर वही है स्कूटर से, तो आपको थोड़ा टाइम आपको धूप लगेगा। और बाकी उपाय है तो साइकिल से जाने की बात है। तो आप कितना आसान अपने आप को कर सकते हैं। तो अंगूठी को मैं हमेशा सेकंड रूप में रखती हूँ, पूजा यज्ञ और आपके हाथ से किए हुए कर्म को मैं पहले रखती हूँ, और इसे पहला ही माना गया है। तो जब भी आपको एसी में चलना है ना, एसी वाले कार में, तो आप अपने हाथ से उपाय कीजिए। बिल्कुल, उपाय कड़ी धूप में साइकिल चलाने से लेकर के एसी में आराम से जाने तक के कई हो सकते हैं। निर्भर करता है कि आप कौन सा उपाय अपनाने में सक्षम हैं। सलाह देने वाला इंसान भी कितना ज्यादा जेन्युइन तरीके से सलाह देता है। ज्योतिष एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और समस्याएं अनंत होती हैं। अगर सारी समस्याओं पे बात करें तो सेशन काफी लंबा हो जाएगा, तो हम सीमित सवालों को ही यहाँ ले रहे हैं। अगले सेशन में हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक हमें सुझाएं कि क्या उनकी समस्याएं हैं या क्या सवाल के जवाब वो आर्या स्नेहा से जानना चाहते हैं, और उन सारे सवालों को हम लेने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपकी कोई समस्याएं हैं तो वो हमारे इस न्यूज के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस चलते न्यूज में भी आपको वो संपर्क का जरिया जिससे आप सीधे आर्या स्नेहा से संपर्क करके पूछ सकते हैं अपने सवाल, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं, अभी भी आपको दिख रहा होगा। चलते चलते अंत में जानते हैं जिंदगी को आसान बनाने के 3 शॉर्टकट्स, और आखिरी में लेंगे एक बहुत ही रोचक सवाल। मगर उससे पहले स्नेहा बताइए हमें कि वो 3 उपाय जिससे जिंदगी में काफी आसानी आ जाए, कुछ ऐसे 3 रेमेडी जो हर कोई कर सकता है और अपनी जिंदगी को आसान बना सकता है, समस्याओं को मिनिमाइज कर सकता है। बिल्कुल,
मैं आपको ऐसे 3 उपाय ऐसे बताऊंगी जो बिल्कुल कारगर और काम करेंगे ही करेंगे और हर किसी की जिंदगी में करेंगे। सबसे पहला उपाय मैं बोलती हूँ अपने लक को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अपने लक को जब भी बढ़ाना है तो आप केसर का तिलक कीजिए या पीला चंदन का तिलक कीजिए। गुरुवार से शुक्ल पक्ष से शुरू कीजिए, किसी भी अच्छे मुहूर्त में। जैसे भी पितृपक्ष आ रहा है तो अभी ना करें, इसके बाद आप कर सकते हैं, अभी ग्रहण काल भी है और सारी चीजें हैं, तो आप इसको शुरू दुर्गा पूजा से करें। नवरात्रि के समय से बहुत शुभ समय होता है, जिस समय दशों द्वार हमारे खुले रहते हैं, आप उस समय से किसी भी बृहस्पतिवार, क्योंकि शुक्ल पक्ष रहेगा, आप कर सकते हो। सबसे पहला टीका नाभि में लगाएं, उसके बाद टीका दोनों भवों के बीच में लगाएं, और तीसरा टीका आप कंठ के पास लगाएं, या केसर का अगर है तो आप ओठ पे भी लगा सकते हैं। अगर आप ये 3 जगह लगाते हैं तो आप अपने गुरु को बहुत अच्छा करते हैं। और जब किसी का गुरु अच्छा होता है तो यकीन कीजिए लक ऑटोमेटिक अपने साथ चलता है। 3 महीना ये उपाय करके देखिए, 3 महीने के बाद आपको काफी अपनी चीजों में अच्छा सुधार दिखेगा। दूसरा उपाय, दूसरा उपाय जैसे मैंने आपको बताया काल सर्प के लिए, कि काल सर्प के लिए अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है ना तो डरने की आवश्यकता नहीं है। महाकाल के मंदिर जाइए, विश्वनाथ के मंदिर जाइए, क्योंकि शिव हैं, भोलेनाथ हैं, और गले में हमारे वासुकी भगवान हैं। तो राहु केतु की वजह से ही काल सर्प के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जब भी आप वहां जाके सांप की तरह लोटेंगे, हाथ मतलब ऐसे बना के, और दंडवत प्रणाम करेंगे और 5 बार घूमेंगे, और ये दंडवत आप लगातार, अगर मान लीजिए कि वहां से आने के बाद भी 11 सोमवार आपने लगातार कर लिया, तो काल सर्प आपको कोई नुकसान नहीं देता, क्योंकि आपने राहु केतु के उपाय कर लिए। तीसरा उपाय? तीसरा उपाय मैं बताती हूँ। तीसरा उपाय है कि अगर किसी को भी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम है तो आप एक काम कर सकते हैं। आपको अगर इतनी प्रॉब्लम है तो आप किसी भी शिव मंदिर में जाएं, और जो नारा छड़ी होती है या जो कलावा जिसे बोलते हैं, उसको जाके आप उसमें 7 गांठें लगाएं, और 7 गांठों में अपने 7 वचन को बोलें, और 7 बार उसको शिव जी को और पार्वती जी को उसी से आप मतलब उसको घुमा दें 7 फेरे की तरह। जब आप ये कंटिन्यूअस हर तेरस या हर प्रदोष को करेंगे, हर शिवरात्रि को करेंगे, क्योंकि हर महीने शिवरात्रि आती है, और प्रदोष आप जानते हैं कि महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष का, एक कृष्ण पक्ष का। जब भी आप ये चीज करेंगे, आपके जीवन में बहुत आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। और अगर किसी को लगता है कि किसी का पति किसी पे ध्यान नहीं देता, तो मैं उसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय, मेरा रील बहुत फेमस हुआ था, मैं आज फिर से वो बताना चाहूंगी कि अगर चांदी की बांसुरी बन जाती है ना, तो अपने सिन्होरा में वो रखिए और उससे बीच मांग में सिंदूर कीजिए। जब आप बीच मांग में सिंदूर करते हैं तो धीरे धीरे पति का अट्रैक्शन आपकी तरफ होने लगता है और आपका जीवन काफी अच्छा हो जाता है। तो मेरी प्यारी बहनों, जो किनारे में छोटा सा एक डॉट की तरह सिंदूर लगाती हैं, वो समझिए कि पहले की जो हमारी दादी माएँ होती थीं, जो नानियाँ होती थी, वो बीच से सिंदूर क्यों लगाती थी, उसी के वजह से ज़िंदगी में खुशहाली आती थी। अभी जब से ये मोबाइल हुआ है, तब से ज़िंदगी में समस्याओं की एक नई शुरुआत हो गई है। अब जो भी रिश्ते होते, जो बेसिक रिश्ते हैं, जो पति पत्नी का है या जो एक प्रेमी प्रेमिका का होता है, उसमें एक तीसरे की एंट्री इस मोबाइल की कृपा से हो जाती है, और उसके बाद समस्याएं ही समस्याएं हैं। तो कैसे इस समस्या को पहले से जाना जा सकता है? आपने कहा था अपने बातचीत के क्रम में कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है, तो कहीं ना कहीं उसका ब्यौरा कुछ जाना जा सकता है अगर, या फिर जानकारी होने के लिए तो आप जैसे ज्योतिषी के पास आना पड़ेगा, तो उसको फिक्स करने का कोई उपाय अगर आप बता सके। देखिए, है तो ये राहु, मोबाइल क्या है, राहु ऐसी दुनिया जो अभी पहले तो नहीं थी ना, ये 2005-6 के बाद सबके हाथ में आई है, 6 के बाद ही आई है ना। तो क्या है, ये ऐसी दुनिया है जो पहले किसी ने देखी नहीं। तो राहु क्या करता है, राहु छलावा करता है। तो ये इसके द्वारा तो एक्स्ट्रा मैरिटल होना ही होना है, और अगर इसमें बुध का अगर कुछ जुगाड़ अगर बीच में कहीं दिख जाता है ना, तो समझिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल जरूर होता है। अब किसी के 5वें घर में अगर बुध दिख जाता है तो हम कहते हैं कि इसकी एक गर्लफ्रेंड नहीं होगी, इसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड होगी, या इसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड होंगे। अब उसमें वो कौन से घर को दृष्टि दे रहा है उसके हिसाब से भी होता है। अब 7वें घर में अगर हो जाता है ना, तो हम पक्का समझ जाते हैं कि सामने वाले के मतलब जो पार्टनर है, पति या पत्नी, जो भी हमारे पास जो आया है, उसका पति पत्नी का पक्का अफेयर है। अगर वो कुंडली देखते हैं तो हम समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुध क्या करता है, एक से ज्यादा रिलेशनशिप देता है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में हम जब भी देखते हैं कि बुध आ रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि एक घर वाली और एक बाहर वाली का माहौल होगा ही होगा। और उसपे वो क्या मतलब क्या घर को देख रहा है, किसको दृष्टि दे रहा है, उसके हिसाब से हम उसको उपाय बताते हैं कि आप ये चीज कर लीजिए, तो आपके बीच में फिर चीजें सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन सबकी वही
सबकी अलग अलग होती है, क्योंकि सबकी कुंडली भी अलग होती है। किसी की होती है कि बिल्कुल सॉल्व नहीं हो सकती है, कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो हम लोग उसको मिनिमाइज करने का कोशिश करते हैं, पर हम बता देते हैं कि इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर दूसरी शादी उसकी बहुत अच्छी है तो हम बोलते हैं आप इस शादी को छोड़ के दूसरी कर लीजिए, क्योंकि इस शादी में कोई आपका भविष्य नहीं है। और अगर इसमें